एक बार एक शहर में बंधन नाम का एक ठेकेदार अपने माता पिता के साथ रहता था। लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे वो बहुत अहंकारी हो गया। बंधन की शादी हो गई और उसकी पत्नी एक बहुत सुंदर औरत थी, मगर सुंदरता के साथ वह बहुत लालची थी। हर दिन जब बंधन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता तो उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करती। वो बस घर में बैठकर अपने आप को संवारती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की, क्योंकि बंधन अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो ये सब चीजें देखता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी ये सब चीजों का फायदा उठाती थी। एक शाम जब बंधन थक के घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी भागकर उसके पास आई और बोली, बंधन मेरे प्रिय, मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो आप मुझे जन्मदिन में क्या तोहफा देंगे? ओह, तो तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। तुम बताओ मेरी प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे लाकर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सोचती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। बंधन की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बस यही सोचती रही कि क्या तोहफा मांगना चाहिए। जब वो किसी औरत को साड़ी में देखती तो सोचती कि क्या उसे साड़ी चाहिए, और जब वो मंदिर में जाती और रस्मों रिवाजों को देखती तो सोचती कि क्या उसे चांदी का थाल चाहिए। जब वो घर में बैठी रहती और अपने आप को संवारती रहती तो सोचती कि क्या उसे एक बड़ा सा सोफा चाहिए। और फिर जब वो अपनी पुरानी सोने की चूड़ियों को देखती तो सोचती कि क्या उसे नई चूड़ियां लेनी चाहिए। ऐसे ही इतने सारे ख्याल उसके दिमाग में आए। फिर अचानक उसे लगा कि उसे एक हीरों का बड़ा हार मांगना चाहिए। फिर एक दिन शाम के वक्त बंधन काम से घर लौटा। उसकी पत्नी फटाफट बंधन के पास गई और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। बंधन तो उसे देखकर चौंक गया और थोड़े समय तक कुछ बोला ही नहीं। अरे मेरे प्रिय, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? अरे बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? मेरी प्रिय, क्या तुमने मुझसे हीरों का बड़ा हार मांगा है? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख रुपए से नीचे आता है। हाँ, तो क्या? अरे मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं इतनी रकम तो 10 घर बनाने के बावजूद भी इकट्ठा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे लेकिन मेरे पास एक योजना है। आपको 10 घर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस 1 महीने में 5 घर ही बनाइए और उनसे 10 घरों का मूल्य प्राप्त कीजिए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 5 घर बनाने के लिए आपको जितनी भी सामग्री लगती है, जैसे कि मिट्टी, पेंट, लकड़ी, ईंटें, पानी, सीमेंट, आप उतना ही मंगवाइए और रिसीट में और लोगों से दुगना दाम मांगिए। यहाँ तक कि आप अपने पुराने मिस्त्रियों को निकाल दीजिए और नए मिस्त्रियों को रखिए आधे दाम में। तो पैसा तो आप 10 घरों का ही लेंगे, बनाएंगे सिर्फ 5 घर। मगर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा? अरे लोग आपकी बातों का पूरा विश्वास करेंगे। उन्हें पता है आप बहुत अच्छे और मेहनती ठेकेदार हैं और आप हमेशा अच्छा काम ही तो करते हैं। बंधन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसमें भी लालच भर गई। इसी तरह बंधन ने इस तरकीब को अपनाया
जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने पैसों की हेरा फेरी करनी शुरू कर दी। और मिस्त्रियों को भी आधे पैसे दिए। तो ऐसे करते करते उसने 5 घर बना लिए और उसे उन घरों का मूल्य भी मिलने लग गया। बंधन ने हेरा फेरी कर जो पैसे कमाए थे उनसे वो अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा हीरों का हार खरीदने गया। वो हार देखकर उसकी पत्नी तो झूम उठी। मगर ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं थी। बंधन ने जो घर उस लालची योजना के कारण बनाए थे वो ठीक नहीं थे। 2 घरों की चट्टानें तो गिर गई थीं और 3 घर तो योजना के मुताबिक बने ही नहीं थे। उन घरों के मालिकों ने आकर खूब हल्ला मचाया। उन्होंने आस पड़ोस में भी बता दिया कि कैसे बंधन एक चोर ठेकेदार है। बंधन ने अपनी अच्छे ठेकेदार होने की पहचान भी गंवा दी। अब कोई उसके पास अपना घर बनवाने नहीं आता था। बस ये सब जानकर बंधन को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो अपनी बीवी से बहुत दुखी था और उसने उसे बताया कि जो उसने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं होती। बंधन और उसके परिवार वालों को खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसकी बीवी वो हीरों के हार को बाजार में ले गई और उसे बेच आई। उसे बेचने से जो उन्हें रकम मिली उससे उन्होंने अपना घर चलाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। मन की सुंदरता ही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इंसान को दयालुता और सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। धन्यवाद। लालची बहू। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराक्षी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे 3 बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगे। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थी, तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयां शुरू हो गई। घर के काम काज में, खाना पकाने में, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थी। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला
कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया, कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से। क्या हुआ बेटा? हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारे बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजहों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के बगैर रह पाएगी? ये सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकल आए। सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी, चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर टूट गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गले से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है, तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा, ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा, उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहुओं ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। ओ पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए। हाँ पिताजी, आपको पानी चाहिए क्या? आपने दवाई ली? दोनों बहुओं ने माँ बाप की पूरी सेवा की, उनका दिल जीतने के लिए। दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियां इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए। फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए। उसी समय राजू घर आया। माँ, पिताजी। बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सबको देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गले से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। डोसा, चाय, कॉफी सब कुछ अपने सास ससुर के लिए बनाया। दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के, ताकि उनको जायदाद में से हिस्सा मिल जाए। ये सब कुछ माँ, पिता और 3 भाइयों के लिए कुछ नया था। कुछ दिनों बाद पत्नियां अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदाद का बंटवारा कब होगा। दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया।
और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। पर राजू, उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए भाई ने कर दिखाया। हमें छोटे की बुद्धि नहीं थी। पिताजी, अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है, नहीं तो नहीं। बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली और अपने सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहुएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के बड़ों का आदर भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लगा। अंकसपुर नामक एक गांव में था एक आदमी चंपकलाल सेठ, जो सोने का कारोबार चलाता था। गांव में हर कोई चंपकलाल के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लिया करते थे। एक दिन लीला नामक एक लड़की, जो एक जाने माने घराने से थी, सेठ जी के पास आई। चंपकलाल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं इतने अमीर घराने की लड़की मेरे पास क्यों आई। कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलिए मेम साहब, क्या बात है? सेठ जी, इस बारे में आपको भी पता है। जब मेरे पिताजी जीवित थे, आपको पता है ना, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी। पर अभी हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, बोलिए। अगर हमें पहले जैसा रहना है तो हमें एक गुप्त खजाने के संदूक ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे पिताजी के पास था। इतने सालों तक उन्होंने उसको छुपा के रखा था और अब हमें उस संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और किसी को इसके बारे में नहीं पता। मैंने अपने सब नौकरों को सारे गांव में ढूंढने को बोला है। संदूक मिलने के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपको सब बेच दूंगी। आप उस खजाने का मूल्य देखें और मुझे उसके बराबर पैसे दे दें। वाह रे वाह, गुप्त खजाना! मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आपका काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। लीला फिर वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने चंपकलाल सेठ से बात कर ली है। उसको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया। उसको कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप में बात की। अब बाकी का काम तुम लोग संभालो। कमरे से सारे मटके ले आओ, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहब, इन सब चीजों पे नकली सोने का लेप तो लगाना मुश्किल नहीं है, पर पकड़े जाने का अवसर है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर से कुछ असली सोना भी डाल के दे दूंगी। अब अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और बस इतना ही नहीं, सारी चीजें असली सोने की तरह चमकनी चाहिए। सबने लीला की बात मानी और काम पे लग गए। लीला अपनी योजना के अनुसार काम करवा रही थी और इसी दौरान चंपकलाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बोला कि जल्द उसको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। 3 दिन के बाद लीला खजाना लेकर चंपकलाल के पास गई। चंपकलाल जी, हमारे घर में एक कुआं है। मेरे पिताजी ने सारा खजाना वहीं पे रखा था। ये देखिए। लीला ने ढांपे हुए कपड़े को हटाया और चंपकलाल को सारा खजाना दिखाया।
चंपकलाल भी इतना खजाना देखकर खुश हो गया। सेठ साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या ये सोच रहे हो कि ये असली है या नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब। आइए आइए, अंदर बैठिए। सेवकों, संदूक को अंदर रख दो। चंपकलाल इतना चौंक गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ये तो बहुत सारा सोना है मेम साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जी, तो आप मुझे जांच के कब बताओगे इस सोने का मूल्य? अरे मेम साहब, इसको जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप इस सारे सोने को मुझे बेच दें और पैसे ले जाए। ये कैसे संभव है? आपको सोने की जांच तो करनी चाहिए। मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसको जांचो। जी, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत, मैं अभी देखता हूँ। इधर लाइए। लीला ने सेठ को कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि एक छोटा सा मटका, एक भगवान की मूर्ति और असली सोने का हार। ये काफी है जांचने के लिए, या और दिखाऊं? अरे नहीं मेम साहब, इतना ठीक है। और मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पे करूँगा, है ना? चंपकलाल ने बाकी के खजाने को जांचा नहीं और लीला को पैसे दे दिए। लीला ने तुरंत पैसे लिए और वहां से चली गई। चंपकलाल को लीला पर पूरा यकीन था और उसको सारे सोने का बराबर पैसा दे दिया। चंपकलाल ने अपनी पत्नी सरस्वती को सब बताया। वह अपनी पत्नी को दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। सरस्वती इतना सोना देखकर खुश हो गई, पर उसको लीला के अलग से दिए गए सोने में और बाकी के सोने में कुछ अंतर दिखा। अब सरस्वती को शक होने लगा। असली सोना और नकली सोना बाजू में रखकर देखने पर उसमें अंतर नजर आ रहा था। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? क्या गड़बड़? जो सोना हमारे दुकान में है उसमें और लीला के सोने में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। रंग थोड़ा अलग है ना? हाँ सही, पर ये बहुत सालों से कुएं में था ना, शायद इसीलिए। अगर ये कुएं में था तो ये सोना पुराना लगना चाहिए ना, इतनी चमक क्यों है इसमें? इधर लाने से पहले इसको अच्छे से साफ किया होगा ना। अच्छा ठीक है, आपने सोने को लेने से पहले जांचा है ना? हाँ, उसने खुद थोड़ा सोना दिया जांचने के लिए। उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति, एक छोटा सा मटका और एक हार दिया था। उसने मुझे बाकी के खजाने को भी जांचने को कहा। मैं इतना खुश था कि मैंने बाकी का सोना जांचना जरूरी नहीं समझा। आपने यही गलती की। वो 3 चीजें मुझे जरा दिखाइए। चंपकलाल ने लीला के अलग से दिए हुए 3 चीजों को लाया। सरस्वती ने तीनों को जांचा। जैसे चंपकलाल ने कहा था, ये 3 असली सोने के थे। लेकिन जब सरस्वती ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखा, उसने आपको ठगाया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह, अब क्या करे सरस्वती? कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक योजना है। चलिए। दोनों ने खजाने का संदूक लिया और अपने घोड़े पर रखकर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सरस्वती के भाई श्याम से हुई। सरस्वती ने अपने भाई को सब कुछ बताया और फिर तीनों मिलकर लीला के घर गए। लीला तीनों को उसके घर की ओर आते हुए देखकर घबरा गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जो भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही पड़ेगा। लीला जी, ये मेरा देवर है श्यामलाल। जी नमस्ते। लीला जी, ये सारा सोना खरीदना चाहता है और पैसे भी लाए हैं, तो ये आपसे सारा सोना लेगा और फिर आपको पैसे दे देगा।
अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं और श्यामलाल मुझे पैसे देगा, है ना? ठीक ठीक। लीला ने सारे पैसे चंपकलाल को वापस कर दिया। उन्होंने लीला को सोना वापस किया और पैसे लेकर तुरंत वहां से चले गए। श्यामलाल जी, आप ये सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ जी जरूर, मैं आपको दे दूंगा, पर पहले मैं इन सब को जांच लूं और फिर मैं आपको केवल असली सोने का पैसा दूंगा। श्याम की बातें सुनकर लीला को शक हो गया। श्याम सोने को जांचने लगा। सिर्फ वो 3 चीजें असली थे और बाकी के। इसी दौरान चंपकलाल ने ग्राम प्रधान को लेकर लीला के घर आ पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे लीला ने उसको धोखा दिया और श्यामलाल ने भी गवाही दी और सबूत भी दिखाया। अंत में लीला को अपने कर्मों के लिए दंड दिया गया। जो आप पर विश्वास करता है उसको कभी भी धोखा नहीं दे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से होशियारी से निकल सकते हैं।